प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं BC बनपुरी अध्यापक GRB इंटर कॉलेज राट। सामाजिक विज्ञान में मैं आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा था जनसंख्या पॉपुलेशन, इसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये सब क्या है, यानी जनसंख्या का वितरण किस तरह से हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ आयु संरचना, यानी कितना प्रतिशत कितना कब है। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारित होती है। यानी सबकी कुल मिलाकर के कितने बच्चे हैं, कितने वयस्क हैं, कितने वृद्ध हैं, इन सभी को मिलाकर के आबादी के सामाजिक ढांचा और आर्थिक ढांचा इससे निर्धारित होता है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले बच्चे, जो सामान्यतः 15 वर्ष से कम हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते, यानी कुल मिलाकर के कोई काम नहीं करते हैं, तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। एक गार्जियंस का कर्तव्य होता है कि वो यानी इनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वयस्क 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष आयु के लोग, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग होता है। यही यानी अधिकतर 15 से लेकर के 59 वर्ष के लोग यही कार्य करते हैं। कार्यशील लोग ये होते हैं और प्रजननशील भी होते हैं। इस तरह से जनसंख्या का कार्यशील वर्ग कहलाता है। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशीलता या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, यानी उत्पादन भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अवकाश प्राप्त हो जाते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ये चाहे तो अपने स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं। वृद्धों तथा बच्चों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अब आगे लिखा है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या कहलाता है? किसे कहते हैं? जो पुरुष महिला होती है, यानी कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक होता है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। अब ये लिंगानुपात दिया गया 1951 से लेकर के 2011 के बीच। 1951 में 946 लिंगानुपात था, 61 में 941 कम हो गया, 71 में 930 और कम हो गया, 81 में 934 हो गया, 91 में 929 हो गया, 2001 में 933 हो गया, 2011 की जनगणना के अनुसार 943। 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं। और ख़ास बात एक ये है कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, यानी बाकी और कहीं नहीं है। इसके बाद में पांडुचेरी, जिसे पुडुचेरी कहा जाता है, इसमें भी 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 866 ही है, तथा सबसे कम हरियाणा में प्रति 1000 पर केवल 877, यानी 866 दिल्ली में और 877 हरियाणा में है। इस प्रकार की यानी ये लिंगानुपात दिया गया है। अब लिंगानुपात के बाद में आप देखेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर किसे कहते हैं? साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। जो बुद्धिमान होता है, जागरूक नागरिक होता है,
वो जागरूकता के हिसाब से यानी बुद्धिमत्ता के हिसाब से निर्णय लेता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। शोध के कार्य भी वही करता है, विकास के कार्य भी वही करता है। साक्षर स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% थी। 2011, इससे पहले तो और कम थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं की साक्षरता दर 64.6%। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? क्योंकि पुरुष और महिलाओं में भेद किया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए यानी एक साक्षरता दर में अंतर है। अब इसके आगे दिया गया व्यावसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके पहले हम इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो जो व्यावसायिक संरचना दी गई है, इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब बात आती है कि प्राथमिक श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत इसमें कृषि या पशुपालन, क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या अधिकतर कृषि पर निर्भर होती है, इसलिए कृषि या कृषि से संबंधित जो भी आते हैं वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएँ इसमें शामिल हैं प्राथमिक। द्वितीय क्षेत्र जो दिया गया है, क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, जो भी उत्पादन होते हैं, उद्योगों में जो भी उत्पादन किया जाता है वो आते हैं। भवन एवं निर्माण कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत इसमें परिवहन, जो परिवहन के साधन होते हैं, संचार माध्यम, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिलित है। वाणिज्य मीन्स बाजार, इस तरह से यानी ये तृतीय श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक में इतना नहीं होता है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में इसमें कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो 64% यानी इस समय वर्तमान में कृषि कार्यों में संलग्न है या कृषि कार्य करते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। अब इसके बाद में दिया गया है स्वास्थ्य, क्योंकि जो कार्यशील जनसंख्या होती है उसका भी प्रमुख प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घट करके प्रति 1000 7.2 रह गई। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़ करके 2012 में 67.9 वर्ष हो गई। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। इससे यानी मृत्यु दर घटी, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको किशोर जनसंख्या इसके आगे से
आपको मैं इसकी जानकारी दूंगा। ओके बाय।